टॉपिक आता है बेटा क्रिस्टल जालक त्रिविम जालक। अब क्रिस्टल जालक त्रिविम जालक को पढ़ने के पहले अपन घन को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? घन को पढ़ेंगे। हम बात करते हैं घन। घन एक मान लीजिए कमरा है। कमरे में 4 तो दीवारें होती हैं और एक छत होती है और एक होता है परस। परस को भी क्या मानो? दीवार मानो। छत को भी क्या मानो? दीवार मानो। तो कितनी दीवारें हो गई? 4 तो 4 दीवारी और एक छत 5 और एक परस 6, यानी कि 6 दीवार हो गई, यानी कि 6 फलक हो गए। दीवार को क्या कह दो? फलक कह दो। तो यानी फलकों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अब कोने देखें तो 4 तो ऊपर के कोने होते हैं और 4 ही नीचे के कोने होते हैं। तो कुल मिला के कितने कोने हो गए? 8 कोने। और भुजाओं की संख्या देखी जाए तो सुनिए ध्यान से, ये छत है, ये क्या है बेटा? छत है। एक तो ये छत की भुजा, एक दूसरी भुजा, एक तीसरी भुजा ये और एक चौथी भुजा। इसी प्रकार नीचे फर्श की भुजा देखें तो 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और 4 भुजा, यानी 8 भुजा हो गई। अब ऊपर से छत से एक तो ऐसे भुजा आ रही है, एक ऐसे भुजा आ रही है, एक ऐसे भुजा आ रही है, एक ऐसे भुजा आ रही है। छत को ठहराने के लिए आ रही है ना। तो ये कितनी भुजाएं होगी? 4 ही होगी। तो कुल मिला के कितनी भुजाएं होगी? 12 भुजाएं। 4 + 4 + 4, यानी कि भुजाओं की संख्या कितनी हो गई? 12। अब अपन इसमें देखते हैं, ये सामने वाला एक फलक हो गया, इसके जस्ट सामने पीछे वाला एक दूसरा फलक हो गया। अब ऊपर वाला फलक कितना हो गया? तीसरा। नीचे वाला फलक कौन हो गया? चौथा। साइड वाला फलक क्या हो गया बेटा? 5वां। और इसके जस्ट साइड वाला फलक क्या हो गया? 6 फलक हो गए, यानी 6 फलक हो गए। कोनों की संख्या देखी जाए तो 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना, 6 कोना, 7 कोना, 8 कोना। कितने कोने हो गए? 8 कोने। भुजाओं की संख्या देखी जाए तो आप लोग देखिए, ये ऊपर जो छत की भुजाएं हैं कितनी हैं? 4। 4 प्लस की भुजाएं हैं। यहाँ से एक भुजा ऐसे आ रही है, 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 यानी कुल मिला के 4 भुजा ये आ रही है। तो कुल मिला के कितनी भुजाएं होगी? 12 भुजाएं होगी। आगे स्टार्ट करते हैं अपन। यदि कण कहाँ पे स्थित हो? यदि कण कोने पर स्थित हो। कण कहाँ स्थित हो? कोने पर। माना कि छत के कोने पर कोई कण है। कहाँ पे स्थित है? छत के कोने पर। अब आपसे यूं कह दूं, छत के कोने पर कोई कण स्थित है तो मैं एक कमरे के साइड पे दूसरा कमरा बना सकता हूं। ठीक। अब इस कमरे के जस्ट साइड पे ये दूसरा कमरा भी बना सकता हूं। तो इस कोने से कितने कमरे टच करेंगे? 3। और एक मिला के एक इधर भी बना सकता हूँ, इस कमरे के जस्ट इधर भी बना सकता हूँ। तो कुल मिला के कितने कमरे टच करें? 4। और जब ये छत के 4 कमरे ऐसे टच करें, इन चारों कमरों के ऊपर ही मैं क्या बना दूं? अन्य 4 कमरे और बना दूं। तो कितने कमरे टच करेंगे एक कण को? 8 कमरे टच करेंगे। 8 कमरे का 8 हैं, एक कण को 8 घन स्पर्श करते हैं। क्या करेंगे? 8 घन स्पर्श करेंगे। देखते हैं आगे। अब जब ये कण है उसे 8 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/8। कितना आ जाएगा? 1/8, यानी कि एक घन में उसका भाग कितना होगा? 1/8। देखते हैं, यदि कण घन के कोने पर स्थित हो तो उसे अन्य 8 घन स्पर्श करेंगे, अतः प्रत्येक घन में उसका 1/8 भाग होगा। यदि कण घन के फलकों पर स्थित हो, दूसरी कंडीशन पे क्या कहा गया? यदि कण घन के फलकों पर स्थित हो, यानी कि माना कि ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड को एक क्या मान लो? एक फलक मान लो, एक दीवार मान लो। अब ये मैं आपसे कह दूं कि यहाँ पे इस दीवार के अंदर केंद्र में कोई कण स्थित है अंदर, तो ये दीवार इस कमरे की भी है और ये दीवार दूसरे साइड वाले कमरे की भी है, पीछे वाले की। तो इसमें जो दीवार में जो कण रखा हुआ है वो कितने कमरों से टच करेगा? 2 से। तो एक कण कितने भागों में डिवाइड होगा? 2 में। तो 2 में डिवाइड होगा तो कितना होगा एक कण का? 1/2 भाग होगी। 1/2, 1/2, क्योंकि आधा कण तो दूसरे कमरे वाला यानी दूसरा कण का भाग है और आधा कण जो इस कमरे का है, आधा कण ये इस कमरे का माना जाएगा। तो आगे चले। यदि कण घन के फलकों पर स्थित हो तो उसे अन्य 2 घन स्पर्श करता है, अतः प्रत्येक घन में उसका 1/2 भाग होगा। यदि कण घन के केंद्र में स्थित हो, अब आगे चलें, यदि कण कहां पे स्थित हो? घन के केंद्र में। ये माना कि एक कमरा है, जो मैं खड़ा हूं ये कमरा है, इस कमरे में कण यहाँ पे घन के केंद्र में स्थित है। तो क्या इस कमरे के बीचों बीच कोई कण स्थित है हवा में?
तो क्या दूसरा कमरा इसको टच करेगा क्या? नहीं करेगा बेटा, क्योंकि कण कहाँ पे है? जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं उस कमरे में ही कण स्थित है। और कहाँ स्थित है? हवा में। तो कोई अन्य उसको दूसरा कण स्पर्श नहीं करेगा, वो मात्र एक ही कण का भाग होगा। तो मैंने क्या लिखा? यदि कण घन के केंद्र में स्थित हो तो उसे कोई अन्य घन स्पर्श नहीं करता है। आगे नेक्स्ट आता है, यदि कण घन की भुजा के केंद्र में स्थित हो तो उसे 4 घन स्पर्श करेंगे। देखो बेटा, यदि कहां पे स्थित है? ये माना कि ये कौन सी है? भुजा। क्या है? ये भुजा है। ये क्या मान लो? कमरे की ये भुजा मान लो। अब मैं आपसे यूं कह दूं कि इसको कितने घन स्पर्श, यहां पे कण रखा हुआ है, इस कण को कितने घन स्पर्श करेंगे? अब देखना ध्यान से, एक तो ये कमरा बना, एक घन ये बन गया, एक दूसरा घन ये बन गया, ठीक। अब इसके जस्ट इधर भी एक कमरा बन गया, इधर इसके भी इधर कमरा बन गया। तो कितने कमरे टच करें? देखो, एक कमरा ये हो गया, एक कमरा ये हो गया, और दूसरा एक कमरा ये बन गया, एक कमरा इधर बन गया। तो ये दीवार कितने कमरे की हो गई? 4 कमरों में एक सिंगल दीवार हुई नहीं हुई है। तो इस 4 कमरे इससे टच करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। कितने कमरे टच करेंगे? 4। तो एक कण को कितने कमरे टच करेंगे? कितने कमरे का मतलब क्या है? यहाँ पे घन लेंगे तो कितने घन स्पर्श करेंगे? 4 घन स्पर्श करेंगे। तो एक घन में एक कण का भाग कितना होगा? 1/4। यदि कण घन की भुजा के केंद्र में स्थित हो तो उसे 4 घन स्पर्श करते हैं, अतः प्रत्येक घन में उसका 1/4 भाग होगा। अपन आगे ये समझ में आ ही गया होगा, तो आगे अपन चलते हैं क्रिस्टल जालक अथवा त्रिविम जालक। क्रिस्टल जालक और त्रिविम जालक का निर्माण कैसे होता है? माना कि एक समान इकाइयों को बार बार जमा दिया जाए या उनकी बार बार पुनरावृत्ति होती है तो उससे किसका निर्माण होता है? एक क्रिस्टल का निर्माण होता है। जैसे माना कि एक दीवार बनाई मैंने और बार बार इन ईंटों को जमा कर दीवार बनाई है मैंने। क्या बनाई है? एक समान ईंटों को जमा कर क्या बनाई है बेटा? मैंने एक दीवार बनाई। तो इस दीवार में ईंटों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही नहीं हो रही? एक समान ईंटों को बार बार जमाने से जो संरचना का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? क्रिस्टल जालक। मान लीजिए क्रिस्टल जालक कहते हैं, यानी कि एक समान इकाइयों की बार बार पुनरावृत्ति से जो संरचना का निर्माण होता है उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब जिस संरचना की बार बार पुनरावृत्ति होती है तो उसे क्या कहेंगे? एकक कोष्टिका। क्या कहेंगे उसे? एकक कोष्टिका कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? एकक कोष्टिका कहेंगे। आपने देखा होगा कि एक दीवार है, दीवार को बनाने के लिए ईंटों को बार बार जमाया जाता है और एक समान ईंटों की बार बार पुनरावृत्ति होने से जिस संरचना का निर्माण होता है उसे क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। अब ईंट क्या है? त्रिविमीय संरचना है। क्यों है? देख लो, ये ईंट है, ये त्रिविमीय संरचना है। अब त्रिविमीय संरचना की बार बार क्या हो रही है? माना कि इस ईंट को क्या मानो? एक घन मानो। तो घन की बार बार पुनरावृत्ति होने से जो संरचना का निर्माण हो रहा है उसे क्या कहेंगे? एक क्रिस्टल जालक कहेंगे। और उस एक संरचना को क्या कहेंगे? एकक कोष्टिका। अब देखें परिभाषा में, क्रिस्टल के निर्माण में आयन, परमाणु अथवा अणु एक निश्चित क्रम में जमे होते हैं। किस क्रम में जमे होते हैं? एक निश्चित क्रम में जमे होते हैं। आगे परिभाषा में देखो, त्रिविम यानी 3D में, त्रिविम का मतलब क्या है? 3D में अनंत बिंदुओं को, जो आप देख रहे हो इस डायग्राम में, ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें आप देख रहे हो बार बार एक समान इकाई की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। अनंत बिंदुओं को यानी बहुत सारे इकाई सेल को, बहुत सारी इकाई सेल या घन को मान लीजिए, समान इकाइयों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है जिससे एक निश्चित क्रम में वो जमे हुए हैं, जिससे किसका निर्माण हो रहा है? क्रिस्टल का। तो देखो,
त्रिविम में यानी 3D में अनंत बिंदुओं, बहुत सारे बिंदुओं यानी आयन हो सकते हैं, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकते हैं के निश्चित क्रम में जमने से जिस संरचना का निर्माण होता है उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। आगे चलें। एकक कोशिका, इकाई सेल अथवा मात्र कोशिका क्रिस्टल में संरचनात्मक इकाई को बार बार दोहराने से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे इकाई सेल कहते हैं। क्रिस्टल जालक का जिस संरचना की बार बार पुनरावृत्ति या बार बार दोहराते हैं उस संरचना को, जिससे क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उस संरचना को क्या कहेंगे? एकक कोशिका। ये क्या है बेटा? इकाई कोशिका है एक प्रकार से। आगे अपन समझेंगे। नेक्स्ट आगे अपन पढ़ते हैं एकक कोशिका के पैरामीटर। एकक कोशिका क्या है? एक प्रकार से घन है कोशिका। एकक कोशिका की ये एक्स अक्ष और एक ये कौन सी अक्ष हो गई? वाई अक्ष, और ये कौन सी अक्ष हो गई? जेड अक्ष हो गई। ठीक, एक्स अक्ष में लंबाई क्या मानो? a, और वाई अक्ष में लंबाई क्या मानो? b, और जेड अक्ष में लंबाई क्या मान लिया अपन ने? c। a b c तथा c एकक कोशिका की लंबाई है। अब अपन ए को क्या माने? एल्फा कोण। बी को क्या माने? बीटा कोण। सी को क्या माने? गामा कोण माने। अब आगे देखें बी सी, बी तथा सी के मध्य कोण। अब सुनो ध्यान से, बी और सी के मध्य क्या गायब है? बी सी के मध्य ए गायब है, तो कोण कौन सा हो गया? ए गायब है तो कोण कौन सा हो गया? एल्फा कोण। तो यहाँ पे बी सी के मध्य कौन सा कोण है? एल्फा। सी और ए के मध्य, सी तथा ए के मध्य कोण कौन सा कोण हो गया? C तथा A के मध्य कौन गायब है? B गायब है, तो B का मतलब क्या है? बीटा कोण। A और B, A तथा B के मध्य कोण कौन सा हो गया बेटा? B, A तथा B के मध्य कौन गायब है? C, तो क्या कौन सा कोण हो गया? गामा। कौन हो गया? आप सुनिए ध्यान से, तीन तो अपन को क्या मिली? लंबाइयां, जो भी क्या होती हैं? पैरामीटर। और तीन कोण होते हैं, क्या होते हैं? ये तीनों कोण भी क्या कहलाते हैं? पैरामीटर। तो एकक कोशिका के तीन तो कोण हुए जिनको पैरामीटर कहते हैं, और लंबाइयां भी तीन हुई जिनको भी पैरामीटर कहते हैं। कुल पैरामीटर की संख्या कितनी होती है? एकक कोशिका में पैरामीटर कितने होते हैं बेटा? 6 पैरामीटर होते हैं। कितने पैरामीटर होते हैं? 6 पैरामीटर होते हैं।